अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। एक तो आपको बताएंगे कि जुडिशल कमीशन का जो ऐलान किया गया है, अभी ज़ाहिर है उसकी हतमी एक मंजूरी होनी है काबीना से और उसके बाद फिर उसका नोटिफिकेशन जारी होगा और हतमी तयन भी इस बात का कि वो कौन से जज साहब होंगे रिटायर्ड जो कि इस कमीशन की सरबराही करने जा रहे हैं, ये भी ज़ाहिर है उसी वक्त तय होगा। लेकिन सबको मालूम है कि ये बुनियादी तौर पर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कैबिनेट वाली। असल मामलात जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सामने वाली और कुछ पसे पर्दा मुलाकातों में तय हो चुके हैं। तो बहरहाल अब सूरत हाल इसके बाद क्या है, क्या इसके ऊपर रिएक्शन आ रहा है और क्या ये कमीशन अपना काम कर सकेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा जी, आपको बताएंगे कि अवाम के ऊपर मज़ीद कुछ आज बुरी खबरें हैं जो मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान है, उसके बाद ईद का सबको इंतज़ार होता है और ऐसे में जब आपको बुरी खबरें मिलती हैं महंगाई के हवाले से तो काफ़ी परेशानी होती है। तो मज़ीद ये सारी चीज़ें कैसे लिंक होने जा रही हैं पीटीआई की मूवमेंट के साथ, ये मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँगी। परवेज़ इलाही साहब के हवाले से ख़बर है जिसके बारे में परेशानी है और उसके साथ साथ पीटीआई के दो मामलात हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। एक तो जनाब एक टिकट जो दिया गया है अफजल धांडला को, उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है और दूसरा अली अमीन गंडापुर साहब ने जो मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात की है उसको लेकर के भी पीटीआई के लोग काफ़ी जज्बाती हैं। तो इन दोनों के हवाले से अपना वर्जन भी आपके सामने रखूँगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। जी, सबसे पहले बात यहीं से शुरू करते हैं। जुडिशल कमीशन का जो ऐलान हुआ है उसके ऊपर मुझे तो कहीं से भी ये नहीं लगा, सिवाय एक दो टाउट सहाफ़ियों के, कि किसी ने भी इस तरह के किसी भी जुडिशल कमीशन को खैर मकदम किया हो, खुशामदीद कहा हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की राय यही है कि एक रिटायर्ड जज बिल्कुल भी ये अथॉरिटी नहीं रख सकेगा कि वो सिटिंग जजेस को इंसाफ दे सके। और ये एक बहुत ही जिसको कहते हैं मिट्टी पाव किस्म का कमीशन है और इससे कुछ नहीं निकलने वाला। और अब कैबिनेट में इसके ऊपर बात होगी, उसके बाद फिर उसका नोटिफिकेशन होगा और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये नोटिफिकेशन चैलेंज होगा। इस बात का कभी इम्कान है कि पीटीआई या फिर कोई और वकला तंजीमों में से कोई वकील रहनुमा उठ के इस नोटिफिकेशन को चैलेंज करेगा और ये डिमांड करेगा कि ये जो कमीशन है ये इस बात का इख्तियार नहीं रख सकेगा कि ये सही तौर पर इन जजेस के मामलात को एड्रेस कर सके। इसके लिए एक फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। अच्छा, कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जब उमर अता बंदयाल साहब का दौर था तो उस वक्त हर छोटी मोटी हर बात के ऊपर ये पूरे जो ताबड़तोड़ किस्म के काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के फ़ैन क्लब के सहाफ़ी थे, ये उठ के शुरू हो जाते थे कि जनाब हर चीज़ पर ने जो है ना बस वो एक फुल कोर्ट चाहिए वो थी। अब इतना इम्पॉर्टेंट मामला है, पूरी हाई कोर्ट का मामला है, लेकिन अब ये चूँ चुरा नहीं कर रहे। फुल कोर्ट तो दूर की बात है, एक रिटायर्ड जज के कमीशन के ऊपर भी मुतमईन होकर बैठ गए। और फिर उसमें भी आप अंदाज़ा लगाइए कि मुझे कहीं से ये महसूस नहीं हुआ कि उस कमीशन का बुनियादी मकसद ये है कि अदलिया को आज़ाद रखा जाए और उनके ऊपर अगर कोई दबाव डालने की कोशिश कर रहा है तो उसका मुहासबा किया जाए, बल्कि उल्टा ये लग रहा है कि इस सारे कमीशन बनाने का मकसद ये है कि इन जजेस के ऊपर ही कोई कार्रवाई डाल दी जाए। आज़म नज़ीर तारड़ को मैं सुन रही थी और वो इसी किस्म के रिमार्क्स दे रहे थे जब कोड ऑफ कंडक्ट की बात हुई कि भाई इन जजेस का क्या मामला होगा। तो उन्होंने कहा कि जी ये सारा कुछ अब कमीशन ही तय करेगा कि इन जजेस को क्या करना चाहिए था या क्या नहीं। तो इनका भी बेसिकली एक तरह से इनको भी मुहासबा इनका भी किया जाएगा, कटहरे में खड़ा किया जाएगा। इस पे भी बहुत से लोग राय दे रहे हैं कि ये भी बड़ा मुश्किल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस सिटिंग जजेस उठ के एक रिटायर्ड के सामने आएंगे और आके बैठ के और उनके सामने पेश होंगे। तो इस बात का भी इम्कान बड़ा कम नज़र आ रहा है। बज़ाहिर लग नहीं रहा है कि ये किसी भी तरह किसी मंतकी अंजाम तक केस पहुंचेगा। इसके हवाले से एक चीज़ जो सामने आ रही है वो ये कि बहुत सारे लोगों का ये एक्सपेक्टेशन है कि जनाब हुकूमत का तो मतमय नज़र ही ये था कि मिट्टी पाई जाए और अगर मिट्टी डल जाती है, इस पर ज़्यादा बात नहीं होती, तो उनका काम तो हो गया। लेकिन क्या वाकई इस तरह का कोई कमीशन फुसफुसा सा बना के आप इसको गायब कर सकते हैं मामले को? मेरा नहीं ख्याल। मेरा अंदाज़ा ये है कि ये जो मामला सामने आ गया है ये एक बहुत बड़ा मामला है और ये अब चूँकि एक दफ़ा सामने आ गया है तो ये इतनी आसानी से ये नहीं है कि आप रिटायर्ड जज के ऊपर इसको एक कंबल डालकर और इसको ख़त्म कर देंगे। तो मुझे ये नहीं लग रहा कि ये बिल्कुल ऐसे इतनी आसानी से मंजर आम
से गायब हो जाएगा। तो इस ख़त के बाद कुछ मज़ीद खतूत भी आ सकते हैं एक तो, और दूसरा ये कि ये जो नोटिफिकेशन है इसके भी चैलेंज होने के कभी इम्कानात नज़र आ रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू बहुत इम्पॉर्टेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में, और बज़ाहिर मुझे लग रहा है कि जो वकीलों की तहरीक की बात हो रही है तो सलमान अकरम राजा साहब इज़ दी बेस्ट चॉइस, कि अगर वो लीड करते हैं मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी पीछे हट सकेगा। वैसे भी थ्रू आउट जिस तरह धांधली वाले मामले को भी लेकर के वो चल रहे हैं और हर फोरम पे आवाज़ उठा रहे हैं, उसको दबने ही नहीं दे रहे, तो सलमान अकरम राजा साहब अगर इस चीज़ को साथ लेके चलते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत आइडियल सिचुएशन हो जाएगी पीटीआई के लिए, और जो बाकी बार्स हैं और जो वकला हैं वो भी उनके पीछे चलने पर मजबूर होंगे, जो उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी और जो एक उनका अपना एक असर रसूख है वकला में। तो जहाँ तक इस मामले के ऊपर मुझे लग रहा है कि अभी ये मामला दबने नहीं वाला, इसके ऊपर अभी आपको आने वाले दिनों में आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी रहेगा। अब आ जाते हैं जिस बात के ऊपर कि आवाम के लिए भी कुछ आफ्टर शॉक्स ही मिलते चले जाएंगे। अभी हाल ही में कल के रोज़ 5 रुपये बिजली की कीमत में इजाफा किया गया है और कहा यह गया है कि ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत किया गया है, और वो बिजली जो इमरान खान के दौर में 18 या 20 रुपये फ़ी यूनिट थी और वो बहुत महंगी लगा करती थी, और उसके ऊपर सब रोते थे आके, और सारा दिन टीवी शोज़ के ऊपर और न्यूज़ के अंदर इसके अलावा कोई बात ही नहीं हुआ करती थी कि जी लोग मर गए बिजली का बिल देने में। अब सूरत हाल ये है कि वही बिजली का यूनिट तकरीबन 60 रुपये के करीब पहुँच चुका है। इमेजिन करें आप, 2 साल के अंदर 20 से 60 रुपये में वो यूनिट पहुँच चुका है, और गरीब आदमी क्या करे। आगे आ रहा है, समर शुरू हो चुके हैं, इनफैक्ट अब फैंस वगैरह ऑन हो गए हैं, और आपको मालूम है कि फिर क्या सूरत हाल होगी। तो जब 60 रुपये बिजली का यूनिट होगा तो फिर एक गरीब आदमी का बिल, जो किसी का पहले 5,000 आता था, अगर उसका 15,000 बिल आएगा, 13,000 बिल आएगा, 14,000 बिल आएगा, तो वो क्या करेगा। जिसकी इनकम ही टोटल अगर 25-30 हज़ार हो, तो वो आप मुझे बताएं कि अगर 15,000 उसका बिल आ जाएगा तो वो खाएगा कहाँ से, और अगर वो किराए के मकान में रहता है तो वो मकान का किराया कैसे देगा। और ये सिर्फ गरीब आदमी की मैं बात नहीं कर रही, अगर आप मिडिल क्लास में भी आ जाएं, जो बेचारे अगर कहीं थोड़ा बहुत लाख के करीब या ऊपर नीचे इस तरह से भी कमाते हैं, तो उनका भी आप अंदाज़ा लगा लें। अगर 20-25 हज़ार रुपया बिल आ जाता है आपका बिजली का, तो वो भी अच्छा खासा बंदा हिल जाएगा। उसने स्कूल की फ़ीस भी बच्चों की देनी है, उसने अपनी गाड़ी में या अपनी मोटरसाइकिल में कोई ना कोई फ्यूल भी डलवाना है, कुछ ना कुछ उसने भी करना है। तो ये मामला किधर जाएगा। फिर सिर्फ बिजली के बिल नहीं है जनाब, अब पेट्रोल के भी बढ़ने के इम्कानात हैं, और ख़बर ये आ रही है कि 10 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुतवक्के है, और आने वाले साल तक के लिए बड़ी होशरुबा ख़बरें आ रही हैं। अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम करे। ये भी कहा जा रहा है कि पता नहीं 500 रुपये फ़ी लीटर तक भी पेट्रोल की प्राइस जा सकती है। खैर वो तो थोड़ा सा अभी टाइम है उसमें, लेकिन अभी रिसेंटली 10 रुपये फ़ी लीटर की खबर आ रही है कि ये भी बढ़ने जा रहा है। तो ईद के तोहफे आपको हुकूमत की तरफ से बहुत प्यारे प्यारे मिलने वाले हैं। गैस के हवाले से भी ये खबर है कि इसमें जो स्लैब हैं गैस की, उसको ख़त्म करने के ऊपर गौर किया जा रहा है, और उससे फिर क्या होगा कि पहले तो ये होता था कि जी जिसने कम गैस इस्तेमाल की उसको रेट भी कम ही मिलता था। अब सूरत हाल ये है कि मैं ज़्यादा गैस इस्तेमाल करूँ या मैं कम गैस इस्तेमाल करूँ, सबको एक जैसा रेट हर MMBTU पे मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि गरीब आदमी जो पहले 300-400 रुपये में भी गर्मियों के सीज़न में गैस का बिल दे के सब्र शुक्र कर लेता था, या 500 रुपये या 700-800 रुपये पे चला जाता था मैक्सिमम वो बिल, अब वो बिल भी हज़ारों में होगा। अगर वो बिल भी आपका 4-5 हज़ार आता है गर्मियों में भी गैस का, तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर 15,000 आपका बिजली का बिल आ रहा है तो 5,000 आपका गैस का बिल आ रहा है। तो बिल्स की मद में ही आप 20 से 25 हज़ार का अपना बजट रखें गर्मियों के सीज़न में। ये जनाब तीनों चीज़ें अब महंगाई के 3 आफ्टर शॉक्स जो हैं वो अब आपको मिलने वाले हैं। अब इस सारी वजह से मुझे क्यों लगता है कि अगर ऐसे में अपोजिशन सड़कों पर होगी और पीटीआई इसमें यकीनी तौर पर धांधली की भी बात कर रही होगी, जजेस की आज़ादी की बात भी कर रही होगी, और उसके साथ तीसरा फैक्टर महंगाई ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा, और ये वो प्राइम टाइम होगा जहाँ पे पीटीआई को चाहिए कि वो इस सारे मामले को अच्छे से हाईलाइट करे बीइंग ऑपोजिशन पार्टी। और इस बात का फिर कभी इम्कान है कि जो हुकूमत ये सोच रही है कि हम किसी भी तरह पहले तो इनको पीटीआई को निकलने ना दें धांधली के ऊपर, चलो जी अब वकला को निकलने ना दें अदलिया की आज़ादी के ऊपर, तो अब आप क्या आवाम को भी नहीं निकलने देंगे महंगाई के ऊपर? आप क्या करेंगे जब लोग बिजली के बिलों के ऊपर एहतजाज के लिए निकलेंगे? तो आप क्या करेंगे? पिछले साल भी हमने यही मनाजिर देखे हैं, और इस दफ़ा मुझे अंदाज़ा है, ख़दशा है कि ये उससे ज़्यादा बड़ा एहतजाज होने जा रहा है।
तो ये जो एक सारी अब आगे मूवमेंट, मुझे अगले जो गर्मियों का सीज़न है ये बहुत ज़्यादा परेशान कुन सीज़न इस लिहाज से लग रहा है कि ये कोई आपको मुल्क में स्टेबिलिटी, या अगर आप ये कहें कि जी बहुत ज़्यादा ये अब समझ रहे हैं जो कि ये बड़े आराम से हुकूमत कर लेंगे, तो ये कोई चीज़ नहीं होने वाली। एक अनरेस्ट मुसलसल रहेगा और अवाम का प्रेशर जो है वो मुसलसल रहेगा इनके ऊपर। और उसमें अगर PTI ने अपने आप को मीनवाइल थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लिया और अपने एहतजाज को किसी शक्ल में ले आए, जो कि अभी अनाउंस कर रहे हैं, तो फिर उस सूरत में इनके ऊपर प्रेशर और बढ़ जाएगा। PTI ने अब संडे को एक बड़ी रैली का ऐलान किया और उसके बाद 6 अप्रैल को इन्होंने इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान किया है। इसके अलावा पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में अब छोटे मोटे कन्वेंशंस और प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। तो ये अब जो एक बिल्डअप होगी चीज़, जाहिर है कि उससे फिर ऑटोमेटिकली मज़ीद प्रेशर एक बढ़ेगा। लेकिन अब ये सारी गेम कैसे लेके चलती है PTI, ये उनके लिए भी एक बड़ा इम्तिहान होगा। अब आपको बता दें जी कि परवेज़ इलाही साहब के हवाले से जो खबर है वो ये कि उन्हें, मैंने आपको बताया था, पिम्स में मुंतकिल किया गया था। उनकी चोटें वगैरह जो लगी थी उसके हवाले से डॉक्टर्स की रिपोर्ट ये थी कि उन्हें इंतहाई इस सिलसिले में केयरफुल होने की ज़रूरत है, लिहाजा उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया था। आज के हवाले से ये खबर आ रही है कि उन्हें वापस जेल शिफ्ट कर दिया गया है और बज़ाहिर तो ये बताया गया कि जब उनकी हालत ठीक है लिहाजा उन्हें जेल शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन कुछ ज़राए ये खबर दे रहे हैं कि ये बेसिकली वफाकी हुकूमत ने बाकायदा मुदाखलत करके ज़बरदस्ती मोहसिन नकवी साहब हों या कोई भी कैबिनेट में, मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब ही हो सकते हैं जो इतनी उनके ऊपर मोहब्बत रखते हैं। तो बहरहाल जी कहा यह जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से बाकायदा मुदाखलत करके परवेज़ इलाही साहब को वापस जेल भेज दिया गया। ये बहुत अलार्मिंग है क्योंकि मैंने पहले भी ये बात की थी कि एक तो उनकी एज बहुत ज़्यादा है, फिर उनकी सेहत पहले ही से अच्छी नहीं है और ऐसे में अगर उनको कोई चोट लगी हुई है, खुदा न खास्ता उस चोट की वजह से मज़ीद सीरियस हो सकते हैं मामला, तो उसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लिया जा सकता। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इवन लीडर्स की सेहत से भी खेला जाने की कोशिश की जा रही है। यही खबरें बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से मुसलसल अलार्मिंग हैं कि उनके खाने पीने के मामलात में भी वो भी अपने आप को ठीक नहीं बता रही हैं और अब यही परवेज़ इलाही साहब के हवाले से भी खबर आ रही है। अच्छा जी, PTI की 2 अहम मामलात पर जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक तो अली अमीन गंडापुर साहब ने मोहसिन नकवी साहब से कल मुलाकात की और वो ज़ाहिर है वज़ीर दाखिला हैं, वो ख़ुद उनकी तरफ आए थे उनके घर, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई। इसके ऊपर जो ख़ास तौर पर PTI के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कुछ लोग तनकीद करने लगे और सीखपा हुए और परेशान भी हुए और उन्होंने कहा कि जी मोहसिन नकवी जो हैं ये एक वो शख्सियत है जिनसे मेरा ख़्याल है कि बेइंतहा नफ़रत करती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी फॉलोइंग है। उसकी वजह ये है कि जो उन्होंने पंजाब में वज़ारत आला के दौर में कहर ढाए हैं PTI के कारकुनान के ऊपर, फैमिलीज़ के ऊपर, आम लोगों के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर, और जिस तरीके से उन्होंने पंजाब पुलिस को इस्तेमाल किया, वो सब इतना तकलीफ़ दे एक बाब है तारीख़ का कि जिसकी वजह से मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो ख़ुद एक नफ़रत की अलामत बन के रह गए। और दूसरी तरफ जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उनके विजुअल्स ये आ रहे हैं कि वो मोहसिन नकवी साहब से बगलगीर हुए हैं, उनसे गले मिले हैं। तो इस वजह से ज़्यादा उन्हें गुस्सा आया कि भाई पहले आपने हमें ये कहा कि जी चूँकि वो वज़ीर आला हैं, चूँकि वो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, तो अब एक वर्किंग रिलेशनशिप तो करना पड़ेगा, वरना सूबे के हकूक़ कैसे मिलेंगे, पैसे कैसे मिलेंगे, मामलात सूबे के कैसे चलेंगे, सूबे में तो डिलीवर करना है बहरहाल। तो इसलिए आपको मजबूरन अब उनसे अगर थोड़ी बहुत बातचीत का गुंजाइश रखनी पड़ती है तो वो आप बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन अब इसी तरह से मोहसिन नकवी साहब के हवाले से भी यही दलील सामने आती है कि ज़ाहिर है वो वज़ारत दाखिला के इस वक्त सरबराह हैं, वज़ीर हैं, तो उनको भी ख़ास तौर पर KP में अभी आपने देखा है कि कुछ 1-2 टेररिज्म के वाक़यात बहुत बड़े हुए हैं, वो भी ज़ाहिर है तशवीशनाक बात है। और अल्टीमेटली ज़्यादा जो इस वक्त ख़तरा है वो अफ़गानिस्तान की सरहद से जुड़ा हुआ है। तो इस सारे मामले को देख करके ज़ाहिर सी बात है जो दाखिला का वज़ीर होगा उसकी जो चीफ़ मिनिस्टर KP है उससे मुलाकातें भी होंगी, सिक्योरिटी के हवाले से जितने भी मामलात हैं वो बाहमी मुशावरत से ही तय हो सकते हैं। तो इसलिए ये कह नहीं सकते आप कि जी आप मोहसिन नकवी से ना मिलें, भाई ज़ाहिर है उनसे मिलना पड़ेगा, आइंदा भी मुलाकातें हो सकती हैं। लेकिन हाँ ये ज़रूर बात है कि इस बात के ऊपर लोग एतराज़ कर रहे हैं कि अगर आप मिलें भी तो बज़ाहिर ये तो ना हमें लगे कि जनाब आप सब कुछ भुला बैठे हैं, जो जुल्म उन्होंने किया है वो सब आपने फरामोश कर दिया है।
तो इस बात पे भी उनका एतराज़ है कि चलिए अगर मजबूरन आपको मिलना ही है तो कम से कम आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस तो ऐसे हों कि हमें लगे कि यार मजबूरन कोई बंदा बैठा हुआ है, ये तो ना लगे कि आप बड़ी हंसी खुशी, बड़ी दोस्ती यारी में बैठे हुए हैं। तो इस बात के ऊपर लेकर के काफ़ी तनकीद हो रही है। पीटीआई के लोग असल में पिछले 2 साल से जिस ट्रॉमा से गुजरे हैं और जो उन्होंने सख्तियाँ और तकालीफ बर्दाश्त की हैं, सच्ची बात यह है कि वो बहुत इस वक्त सेंसिटिव हो चुके हैं, बहुत जज्बाती हो चुके हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे जो उनके अपने लोग भी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें सामने रखते हैं, कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ उनके सामने रखते हैं, तो वो उनके लिए डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। अभी वो बहुत ज़्यादा तनकीद इस बात पे भी कर रहे होते हैं कि जी इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं हो रहा, इमरान खान की केसेस जो है वो उस तरह से नहीं चल रहे हैं, आवाज़ उस तरह से नहीं उठाई जा रही, प्रोटेस्ट उस तरह से नहीं हो रहा, मैंडेट के ऊपर। ये बुनियादी तौर पर वो ये अब जिसको कहते हैं ना कि आप बिल्कुल भरे बैठे होते हैं। तो पीटीआई के जो लोगों ने 2 साल जुल्म और जबर देखा है रियासती, उसके बाद अब उनका पैमाना भर चुका है। तो वो अब जो लोग उनके पहुँचे ऐवानों में और जो उनकी लीडरशिप सामने है, वो उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। अब उनको अगर आप बहुत सारी चीज़ें जो कि शायद आप सही तौर पे भी रियलिटी बता रहे होते हैं कि देखें ये इस तरह है, ये यूँ है, तो वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। उसकी वजह ये है कि वो जिस चीज़ से निकले हैं वो उस ट्रॉमा से अभी तक बाहर नहीं निकल सक रहे, जो 2 साल में उन्होंने देखा और स्टिल देख रहे हैं, अभी भी वो ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत हद तक अभी भी जारी है बहुत जगहों पर। तो ये एक बुनियादी जो चीज़ है वो हमें इस वक्त नज़र आ रही है कि जिसकी वजह से एक पीटीआई की सफ़ों में बार बार एक दूसरे के साथ जिसको कहते हैं लड़ाई वाली कैफियत जो है वो नज़र आती है। अफजल ढांडला साहब की टिकट पर भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ है। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को 9 मई के बाद छोड़ भी दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और जब उनसे एक दफ़ा किसी सहाफ़ी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि जी अगर इमरान खान माफ़ी मांग लेंगे तो मैं वापस आ जाता हूँ, यानी 9 मई के वाक़यात पर अगर वो माफ़ी मांग लेंगे तो फिर मैं सोचूंगा। और ये भाई बात उन्होंने मेरे टॉन्टिंग वे में की हुई थी, मजाक उड़ाते हुए, और ये विजुअल काफ़ी पिछले दिनों से वायरल हुआ है। अब ये साहब को ज़िमनी इलेक्शन के लिए टिकट दे दिया गया, तो इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है वर्कर्स की तरफ से कि एक ऐसा शख्स जिसने इमरान खान के बारे में इस तरह की गुफ्तगू की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ गया था, तो आखिर क्यों उसको टिकट दिया गया, क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसी मजबूरी है। तो इसके ऊपर अव्वलन तो चूँकि वो पंजाब से फैसलाबाद से टिकट मिला है तो हमाद अज़हर साहब पे तनकीद शुरू हो गई। फिर हमाद अज़हर साहब ने उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दी कि जी ये मेरी चॉइस नहीं है, मुझे तो ये बताया गया कि इमरान खान साहब ने उनको अप्रूव किया है तो मैंने आगे से उनका टिकट जारी किया है। तो हमाद अज़हर साहब इस वक्त कायम मकाम प्रेसिडेंट हैं पंजाब के। अब हमाद अज़हर साहब की ज़ाहिर इमरान खान साहब से तो कोई मुलाकात नहीं होती है, वो तो ख़ुद रूपोश हैं और ना ही कोई रब्ता है उनका, तो इसलिए डायरेक्टली इमरान खान से तो उनका कोई मैसेज नहीं जा सकता, किसी के थ्रू ही जाता है। अब उसके ऊपर फिर मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता ये चला कि जो उमैर नियाज़ी साहब ने इमरान खान साहब का एक मैसेज जो है वो हमाद अज़हर साहब तक कन्वे किया और उन्होंने फिर आगे टिकट जारी किया है। अब सारे वो लठ लेके उमैर नियाज़ी के पीछे दौड़ पड़े कि जनाब आपने कैसे इस बंदे के हवाले से जो है। अब ख़बर ये है कि जी उसकी सिफारिश या उसके बारे में ये जो एक माइंड बनाया गया इमरान खान साहब का वो उमैर नियाज़ी ने बनाया और इसी वजह से खान साहब ने उसको ओके कर दिया, जिसको बाद में फिर टिकट जारी कर दिया गया। लेकिन मेरा ये वैसे अजीब सा लगता है सुनने में मामला कि जी इमरान खान साहब का माइंड, भाई इमरान खान साहब क्या इतने बेवकूफ़ हैं कि उन्हें आप कुछ भी माइंड बना देंगे और वो किसी भी शख्स के बारे में कोई भी फ़ैसला कर लेंगे। कोई तो उसके पीछे लॉजिक हो सकती है अगर उन्होंने ये फ़ैसला किया है, लेकिन ये मानना मेरे लिए ज़रा मुश्किल है कि इमरान खान का ये फ़ैसला नहीं है और इसको इस तरीके से दिया गया है। लेकिन जिस अंदाज से इसके ऊपर तनकीद हो रही है, लोग बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे, तो उससे मुझे लग रहा है कि शायद ये पीटीआई को फ़ैसला वापस लेना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं ये भी एक चीज़ इसमें ऐड ऑन कर दूँ कि ये अगेन वही बात है कि सोशल मीडिया इतनी बड़ी इस वक्त एक पावर बन चुका है कि ख़ुद पीटीआई जो हमेशा इस सोशल मीडिया की पावर को इंजॉय करती है या उसकी एक बेनिफिशरी रही है, सबसे बड़ा अगर इसका प्रेशर भी आता है तो वो भी पीटीआई के ऊपर ही आता है। और यही लोग जब अपने ही लोगों के ऊपर बोलते हैं, ख़िलाफ़ किसी बात पे तनकीद करते हैं, तो वही चीज़ इन लोगों के लिए भी इवन सस्टेन करनी मुश्किल हो जाती है। तो ये बेसिकली पीटीआई या कुछ और नहीं है, ये बेसिकली आपकी अवेयरनेस है, लोगों की अपनी एक ताकत है बोलने की जिससे वो अपनी राय का इजहार कर लेते हैं। और यही वजह है कि फिर उसमें किसी को भी फ़ायदा या किसी को भी नुकसान हो सकता है, कोई भी उसकी वजह से दबाव में आ सकता है, कभी उसका फ़ायदा भी है लेकिन कभी वही चीज़ आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती है। तो पीटीआई ने हमेशा उसका जिसको कहते हैं ना गुडी उसका उन्होंने हमेशा इन्जॉय किया, लेकिन अब ये भी उन्हें साथ देखना पड़ा है कि यही लोग जो आपको
इतने हीरो बना देते हैं सोशल मीडिया पर, ये किस तरह आपको दबाव में भी ला रहे हैं। तो बहरहाल जी, अफजल ढांडला साहब की इशू के ऊपर भी काफ़ी लेदे हो रही है और इसके ऊपर ज़ाहिर मुझे लगता है कि ये फैसला भी रिवर्स करना पड़ेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।